आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रक्षेप गति से आप क्या समझते हैं। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल एच तथा क्षैतिज परास आर के व्यंजक हमें इस प्रश्न में ज्ञात करने हैं या व्यंजक स्थापित करने हैं। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा प्रक्षेप गति होती क्या है। तो प्रक्षेप गति यदि हम समझें तो किसी प्रक्षेप हम किसे बोले, कोई एक वस्तु ही हो सकती है जिसे प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किस प्रकार से किया गया आर्य के अनुसार देख लेते हैं कि देखिए हमने क्या बना रखा है। यहाँ पर एक क्षैतिज घटक, एक क्षैतिज दिशा हमने बना रखी है और एक ऊर्ध्वाधर दिशा बना रखी है जिस तल में किसी वस्तु को फेंका जाएगा। तो यहाँ पर मूल बिंदु की स्थिति हमने ले ली और ये क्षैतिज दिशा हमने बना दी है कि क्षैतिज दिशा यहाँ पे क्या होने वाली है, क्षैतिज रूप में, और ऊर्ध्वाधर दिशा ऊपर की ओर इसकी दिशा रहने वाली है। तो देखिए कोई वस्तु है जिसे हम प्रक्षेप कहते हैं। यदि वह वस्तु क्षैतिज दिशा को और ऊर्ध्वाधर दिशा को छोड़कर क्षैतिज दिशा से किसी कोण पर यदि फेंकी जाती है या प्रक्षेपित की जाती है किसी कोण पर, तब वह जो पिंड है या वस्तु है जिसे हम प्रक्षेप कहते हैं, मान लीजिए वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग u से प्रक्षेपित की गई है या फेंकी गई है ऊपर की ओर, तो वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए, अब ऊर्ध्वाधर तल में गति करते हुए मतलब उसकी पथ को कुछ हमने इस तरह बनाया है कि पथ उसका कुछ इस तरह होगा। तो स्थिति में गति करते हुए वो क्या करती है, वो वस्तु वापस से उसी तल पर आती है। तो इस प्रकार वस्तु का अपने बिंदु से यहाँ पर प्रक्षेपित होकर के वापस उसी तल पर वापस आना वस्तु के लिए उसकी प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप गति करने वाले वस्तु के लिए उसका पथ क्या रहता है, ये जो पथ हमें दिख रहा है वो परवलयाकार होता है, परवलयाकार। तो ये क्यों होता है ये हमें समझना होगा कि प्रक्षेप का वेग जो है, देखिए वो प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है, न क्षैतिज दिशा पे था न ऊर्ध्वाधर दिशा पे था, वो किसी क्षैतिज दिशा में किसी कोण थीटा से बनाते हुए फेंका गया था। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि उसका जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक किस प्रकार से होगा, इसे हम बना लें तो क्षैतिज घटक को हम बोलेंगे ux के रूप में, क्योंकि क्षैतिज दिशा हमें ux दिखा रही है और उसके तल को हमने बना दिया कुछ इस तरह से, ये हमें क्षैतिज तल दिख रहा है। ठीक है, क्षैतिज तल में कोई और बिंदु क्योंकि मूल बिंदु से यदि वो फेंकी गई है तो किसी अन्य बिंदु पर मिलती है, इसे ओ डैश हमने ले लिया। ठीक है, तो क्षैतिज घटक इसके क्या बनते हैं, इस वेग की जो वस्तु है या प्रक्षेप है उसका जो क्षैतिज वेग है वो बनेगा u cos थीटा के रूप में, और इसी तरह यदि ऊर्ध्वाधर घटक की बात करते हैं तो वो बनता है u sin थीटा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोले, u y मतलब ऊर्ध्वाधर घटक उस वेग का, हमने ये कहा, ये तो हमने बना लिया। अब देखिए ये जब प्रक्षेपित की जाती है किसी कोण से, तो जो क्षैतिज घटक है वो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण या जी से प्रभावित नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि क्षैतिज दिशा में ये जा रहा है। अब जो प्रभावित होता है वो है ऊर्ध्वाधर घटक, जो जी से हमेशा प्रभावित होते रहता है। किन किन स्थितियों पर, देखिए जब वो फेंकी जा रही है तो ऊर्ध्वाधर दिशा किस ओर है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा क्या होता है, पृथ्वी तल की दिशा में। पृथ्वी तल की दिशा कहाँ, नीचे की ओर। यहाँ पर हमने लिया गुरुत्वीय त्वरण को धनात्मक, और गुरुत्वीय त्वरण को यदि ऋणात्मक लेना है मतलब हम ऊपर की स्थिति पर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान वहाँ पर ऋणात्मक होने लगता है। क्योंकि ये भी ऊर्ध्वाधर है और ऊर्ध्वाधर दिशा में ही हम उस वस्तु के ऊर्ध्वाधर घटक को देखते हैं, तो वो तो प्रभावित होगा ही। दोनों समान रूप से किस तरह प्रभावित होंगे ये हम बताते हैं। देखिए गति का समीकरण यदि हम देखें तो गति का प्रथम समीकरण की बात करते हैं। गति प्रथम समीकरण क्या होता है, ये बताता है v बराबर u धन at। देखिए यहाँ पर बात हो रही है अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग जो यदि हम ऊर्ध्वाधर दिशा पर ही बात करें तो उसे वी वाई से हम प्रस्तुत करते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर वेग प्रारंभिक रूप से था उसे यू वाई से हमने प्रेषित किया। क्योंकि जो त्वरण है वो त्वरण किसके द्वारा प्राप्त हुआ, जो मंदित हो रही है ऊपर जाने पर। मंदित क्यों हो रही है वो हमें समझना होगा कि जो फेंका गया है वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध फेंका गया है उस वस्तु को या प्रक्षेप को, तो उसके लिए उसका जो यहाँ पर त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, परंतु दिशा उसकी ऊपर की ओर है इसलिए ऋणात्मक हमने लिया और समय t को यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। तो देखिए वी वाई जो है, वी वाई हमें अंतिम वेग को बताता है जो कैसे प्रभावित हो रहा है, ऋणात्मक मान से। प्रारंभिक वेग जो था वो अधिक था, अब क्या है समय के साथ उसके मान में कमी होती जाएगी, क्योंकि समय का मान बढ़ते जाएगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है जी गुरुत्वीय त्वरण, वो भी ऋणात्मक रूप से, जो वी वाई के मान को अंततः कम करते जाएगा। और कम करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर वी वाई का मान या ऊर्ध्वाधर घटक का मान अंतिम रूप से वो शून्य हो जाता है। वो शून्य हो जाता है, वो बिंदु कौन सा होता है, देखिए वो शून्य हो जाता है तो वह बिंदु हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे हम नीचे से यदि देखें तो ये उस वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी है जिसे h
से प्रदर्शित किया गया है, जिसे हम बोलते हैं प्रक्षेप के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई। इस ऊंचाई की स्थिति पर जो वेग होता है, ऊर्ध्वाधर स्थिति पर जो वेग होता है वी वाई, उसका मान होता है 0, जबकि क्षैतिज घटक प्रभावित नहीं होता है, इसलिए हमने u यहाँ पर v u से यदि उसे प्रस्तुत किया हुआ है, जो मान है वो प्रारंभिक वेग के बराबर ही है। वो कितना है, u x कॉस थीटा के रूप में। देखिए ये स्थितियां तो हो गई। हमें निकालना है कि प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज परास के व्यंजक क्या होंगे। तो अधिकतम ऊंचाई यदि हमें ज्ञात करनी है तो देखिए कौन कौन सी स्थितियां हमारे पास हो सकती हैं। क्या हमें व्यंजक को स्थापित करना है किसके लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ 2 स्थितियों की बात करेंगे। देखिए प्रारंभिक स्थिति, जिस स्थिति से, या हम मूल बिंदु की स्थिति ही बोल सकते हैं, जहाँ से वह प्रक्षेप जो है प्रक्षेपित की गई थी। तो यहाँ पर हमने प्रक्षेप ले लिया। प्रक्षेप जो यू वेग से यहाँ पर ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो अधिकतम ऊंचाई की बात आती है। अधिकतम ऊंचाई जो ऊर्ध्वाधर स्थिति पर है, हमें क्षैतिज स्थिति पर अभी मतलब नहीं है, ऊर्ध्वाधर स्थिति पर है। तो हम अभी क्या लेते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं ऊर्ध्वाधर वेग के लिए या ऊर्ध्वाधर दिशा में। जो गणना हम करेंगे वो ऊर्ध्वाधर दिशा में अभी करेंगे। तो यदि ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक रूप से बात करते हैं, तो प्रारंभिक रूप से हमारे पास जो वेग था u y से प्रदर्शित होता है, जिसका मान क्या था, u साइन थीटा के रूप में। अब हम जानते हैं कि उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसे वी वाई हमने कहा और वहाँ पर 0, और वही अधिकतम ऊंचाई जो उसने प्राप्त करी है वो हमें निकालना है। तो हम इसे किस प्रकार से लिखें, पहले हम लेते हैं गति का प्रथम समीकरण। अब देखिए गति का प्रथम समीकरण क्या बताता है, v बराबर u धन at। अब यहाँ पर v क्या है, v हमें ऊर्ध्वाधर घटक के लिए अंतिम स्थिति पर वेग को बता रहा है, जबकि प्रारंभिक वेग की स्थिति ऊर्ध्वाधर के लिए u y से प्रदर्शित होती है। a हमें क्या बताता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान को या उसके त्वरण के मान को, जो किससे प्रभावित है, गुरुत्वीय त्वरण के ऋणात्मक मान से, क्योंकि विरुद्ध पर वह प्रक्षेपित हो रहा है, विरुद्ध पर मतलब ऊपर की ओर, इसलिए हमने इसे ले लिया ऋण जी। और टी का मान यहाँ पर टी हम ले लेते हैं, ये बताता है समय को कि उसे ऊपर जाने तक कितना समय लगा, ये हमने निकाल लिया। वी वाई का मान हमारे लिए 0, तो यहाँ पर यू वाई ऋण जी टी के रूप में। ठीक है, ये हमें सूत्र मिला। सूत्र को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यदि हमें टी का मान, समय का मान निकालना है यहाँ पर, तो उसका मान क्या होगा, जी को हम यहाँ पर ले आए यू वाई अनुपात जी के रूप में। ठीक है, तो टी का मान हम निकालें तो यू वाई हमारे लिए क्या, यू साइन थीटा अनुपात यहाँ पर मान होगा जी के रूप में। ये हमें क्या बताता है, समय काल को बताता है कि उसे ऊपर तक जाने तक या अधिकतम ऊंचाई तक जाने पर कितना समय लगेगा। ये हमने समय निकाल लिया। समय निकाल लिया, अब हम उपयोग करने वाले हैं गति का द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण हमें क्या बताता है, ये होता है s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी वर्ग। देखिए हमने ये द्वितीय समीकरण क्यों उपयोग किया, क्योंकि हमें s ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। कहाँ पर, ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई को s से प्रदर्शित हम कर रहे हैं। तो ठीक, देखिए हमें सभी के मान पता है, जो मान पता है हम रख लेते हैं। s का मान क्या है, वो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की गई है उसे बता रहा है, तो इससे हमने कैपिटल H से प्रदर्शित किया, जिसका मान हमें निकालना है। u प्रारंभिक वेग को बता रहा है, किस दिशा पर, यहाँ पर y की दिशा पर, तो इसे हमने लिख लिया यू वाई। टी समय काल है जो उसे उच्चतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय को बताता है, 1/2। और ए जो हमें बता रहा है, ए हमें क्या है, ऊपर की दिशा में जा रहे तो ऋण जी के रूप में, और टी हमें फिर से समय को, वर्ग को बताएगा। ठीक है, एच का मान यदि हम लेते हैं तो यू वाई का मान हमारे लिए कितना, यू साइन थीटा, और यहाँ पर टी का मान हम रख दें जो हमने अभी ज्ञात किया है, ये होता है यू साइन थीटा अनुपात जी के रूप में। अब यहाँ पर रखे मान ऋण 1/2, ऊपर लिया हमने जी और टी का वर्ग किया। टी कितना आया था, टी हमारे पास था यू का वर्ग करें साइन वर्ग थीटा अनुपात, यहाँ पर फिर से लिया हमने जी है तो जी का हम यहाँ पर होगा वर्ग। ठीक है, ये हमें मान मिले, जी और जी यहाँ पर कट गए और कुछ मान हमारे पास बच रहा है क्या, एच हमारे पास बना है यू वर्ग साइन वर्ग थीटा अनुपात जी के रूप में। और यहाँ पर हम मान देखें तो यहाँ पर भी मान होगा यू वर्ग साइन वर्ग थीटा अनुपात, नीचे हम मान को देखते हैं तो वो कितना होगा 2g के रूप में। तो हमें h का मान कितना मिला, h का मान इस प्रकार से, अधिकतम जो ऊंचाई है उसका मान हमें मिल रहा है यू वर्ग साइन वर्ग थीटा अनुपात 2g के रूप में। यही हमसे पूछा गया था, या यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब दूसरा हमें पूछा जा रहा है कि क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी पर जाती है, या क्षैतिज परास उसका क्या है। क्षैतिज परास हम यहाँ पर देखें तो देखिए इसे किस प्रकार दिखाया जाएगा, जो वह स्थिति वहाँ से लेती है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से
प्रारंभिक बिंदु से उसी तल पर वापस आने तक जितनी दूरी वो तय करती है उसे कैपिटल आर क्षैतिज परास से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मान हमें निकालना है। इसका मान हमें निकालना है तो क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि जो कण है वो या प्रक्षेप है मूल बिंदु से जहाँ से प्रक्षेपित होती है और वापस से उस तल पर आती है तो लिया गया समय क्या है। अब लिए गए समय को हम क्या बोलते हैं, दूसरा है यहाँ पर लिए गए समय जो होगा वो होगा उड्डयन काल। उड्डयन काल हम किस प्रकार से निकालें, देखिए उड्डयन काल के लिए निकालने के लिए जिसे हम यहाँ पर कैपिटल टी से प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, उड्डयन काल उसका, तो हम इसे किस प्रकार बोल पाए। अब हम केवल बात करेंगे क्षैतिज दिशा में बलों की या घटकों की, क्षैतिज दिशा में, क्योंकि हमें क्षैतिज परास निकालना है। क्षैतिज दिशा में यदि हम देखें वेग के घटक को तो हम बोल पाते हैं कि देखिए उड्डयन काल हम किसे कहते हैं कि वो जिस प्रक्षेप बिंदु से उठती है यहाँ फेंकी जाती है वापस उस बिंदु पर आती है। तो इस प्रकार ऊर्ध्वाधर दिशा में हम बात करें तो जो उसका विस्थापन होगा y के रूप में वो विस्थापन शून्य रहने वाला है। ये हमारे लिए क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो ये हमने ऊर्ध्वाधर दिशा में देख लिया। अब इसके लिए हम क्या करें, हम उपयोग करते हैं गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या बताता है, ये बताता है ऊर्ध्वाधर दिशा में s बराबर यू टी धन 1/2 a t वर्ग के रूप में। s हमें क्या बता रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में उसका होने वाला विस्थापन कितना था, 0 था। u प्रारंभिक वेग जिससे फेंकी जा रही है, अब हम बोलेंगे इसके लिए u साइन थीटा। u y हमारे पास होगा, यदि हम अभी ऊर्ध्वाधर दिशा की बात कर रहे हैं। t हमारे पास समय है, t समय काल जो हमें निकालना है, ठीक है, इसी समय काल के मान को निकालना है। जबकि यहाँ पर 1/2 a के लिए क्या होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है ऊपर की ओर, इसलिए ऋण जी हमने लिया, और t समय को बता रहा है तो t हमने कर दिया वर्ग, ठीक है। ये हमारे पास हुए मान। अब हमने क्या किया, इसे पक्षांतरित किया। पक्षांतरित करने के बाद t का मान यहाँ पर कितना मिलता है, u साइन थीटा, और यहाँ पर बनेगा t बराबर यहाँ पर 1/2 g कैपिटल T वर्ग के रूप में। यहाँ पर कुछ कुछ मान कटे तो हमें t का मान कितना मिला, t का मान हमें संयुक्त रूप से मिलता है 2 u साइन थीटा अनुपात g के रूप में। यह हमें बताता है उड्डयन काल को। उड्डयन काल मतलब उस वस्तु द्वारा प्रक्षेप्य बिंदु से वापस उसी तल पर आने तक लिया गया समय। ये तो हुआ उड्डयन काल के लिए सूत्र। इसी की सहायता से क्षैतिज दिशा अब हम देखने वाले हैं। क्षैतिज दिशा क्या रहने वाली है, क्षैतिज दिशा में उसका परास कितना हुआ। इसे किस प्रकार देखें, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी बोली जाती है क्षैतिज परास। क्या बोले हम उसे, अब इसके लिए हम देखते हैं क्षैतिज परास क्या होगा। तो सामान्य सूत्र से क्षैतिज परास मतलब क्या होगी, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। देखिए इसे हम क्या लिख पाएंगे, हम केवल दूरी के रूप में लिखते हैं। दूरी क्या होता है ये हम जानते हैं, दूरी होता है यहाँ पर जो वेग है वस्तु का। मान लीजिए एक सामान्य तौर पे बात करें, वेग और उसके समय के गुणनफल के बराबर हमें दूरी प्राप्त होती है। तो ये वेग क्षैतिज दिशा में क्या होगा, उस वस्तु का क्षैतिज वेग, और समय क्या होगा, समय उस दिशा में जाने के लिए कितना समय लिया उसने, वो क्या था, उड्डयन काल। उड्डयन काल। अब देखिए सभी सूत्रों को बस यहाँ पर रख देते हैं। क्षैतिज परास जिसे कैपिटल R से प्रस्तुत करते हैं, क्षैतिज वेग हमारे पास मौजूद है जिसे हम क्या कहते हैं, u यहाँ पर cos थीटा के रूप में लेते हैं। उड्डयन काल हमारे पास क्या, 2u साइन थीटा अनुपात नीचे स्मॉल g के रूप में। देखिए इसे क्या लिखा जाएगा, r बराबर हम लिखते हैं 2u वर्ग साइन थीटा कॉस थीटा अनुपात यहाँ पर मान g के रूप में। यह हमें मिला। तो r का मान हमें कितना मिलता है हल करने के पश्चात, यहाँ पर इसका मान हमें मिलता है u वर्ग साइन 2 थीटा अनुपात g। यहाँ पर 2 थीटा हमने क्यों लिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर। यही हमें क्षैतिज परास को बताता है जो हमें सिद्ध करना था या उसके लिए सूत्र निर्मित करना था। तो ये हमें क्षैतिज परास को बताया जो हमें प्रश्न में प्राप्त करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।